हेलो प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में बेटा जो हमारी जो सीरीज चल रही है शॉर्ट सीरीज बोर्ड एग्जाम के लिए, आज मैं लाया हूं आपके लिए एक दूसरा चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। क्या नाम है बेटा? वेव ऑप्टिक्स। इससे पहले वाले जो वीडियोस थे मैंने 3 पार्ट्स में वो कवर किया बेटा। उसमें मैंने डिस्कस किया था रे ऑप्टिक्स, अगर आपको याद होगा। और रे ऑप्टिक्स भी मैंने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया ताकि आप पे बर्डन ना पड़े। मैंने छोटे छोटे 3 पार्ट्स बनाए थे रे ऑप्टिक्स के। तो बेटा आज का चैप्टर जो है वेव ऑप्टिक्स है, तो ये कवर अप करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, आते हैं वेव ऑप्टिक्स पे। बेटा वेव ऑप्टिक्स का जो पहला टॉपिक है बेटा, ये हमें डिस्कस करना है। इसमें वेव फ्रंट क्या डिस्कस करना है बेटा? अब लोगे सर क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है वेव फ्रंट क्या होता है बेटा। पहले आप समझिए कि ये वेव फ्रंट क्या है, उसके बाद मैं डेफिनेशन पे आता हूं। आप देखो बेटा, सर क्या देखेंगे? आप देखो बेटा, आपको समझना क्या है। ये है बेटा, ये मैंने पेन उठाया। आप देखो बेटा, आप यहां पे वाटर सरफेस में एक स्टोन ड्रॉप करो। ये स्टोन आपने डाला कहां पे? वाटर सरफेस पे। वहां से आप देखते हो इस वाटर रिपल्स फॉर्म होती है, और वो वाटर रिपल जो है वो ट्रेवल करती है इन आउटवर्ड डायरेक्शन। वो आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इस तरह से वाटर रिपल जो होती है इस तरह से कुछ दिखाई देती है। ये है बेटा वाटर रिपल एक। उसके बाद यही वाटर रिपल आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और यही वाटर रिपल जो है फिर आउटवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। हाँ सर, यही तो हमने देखा है। ये वाटर रिपल्स पे जो बेटा, ये जो है हर कोई पॉइंट वाटर रिपल का, हर कोई पॉइंट, क्या ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज? एक ही फेज में है या आउट? आप बोलोगे सर ये जो है इट इज इन फेज। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों के दोनों पॉइंट जो है सर, आप लोग सर ये क्या है? ये एक ही फेज में है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, ये दोनों के दोनों पॉइंट जो है, हाँ सर क्या है? ये एक ही फेज में है। अगर ये वाले पॉइंट्स अगर हम ज्वाइन करें, कौन से वाले पॉइंट्स? वो वाले पॉइंट जो एक ही फेज में हो। अगर हम वो सारे के सारे पॉइंट ज्वाइन करें, वहां से एक सरफेस बनेगी, इमेजिनरी सरफेस। इसी सरफेस को हम बोलेंगे वेव फ्रंट। सो वेव फ्रंट हम ऑब्टेन कैसे करते हैं? हम वो वाले पॉइंट्स ज्वाइन करते हैं। कौन से वाले पॉइंट्स? जो पॉइंट्स इन फेज हो, जो पॉइंट एक ही फेज में हो बेटा। कितना समझ आए? हाँ सर समझ आया। इस तरह से आप नजर रखो बेटा। फिर से मैं समझाऊंगा बेटा। आप एक पॉइंट सोर्स ले लो। ये रहा बेटा पॉइंट सोर्स, आपने एस लिया, पॉइंट सोर्स। अच्छा, ये पॉइंट सोर्स स्प्रेड करेगा लाइट, वहां से वेव फ्रंट्स निकलेंगे। चलो बेटा, आप रखो स्पीड ऑफ लाइट जो है सी रखो, स्पीड ऑफ लाइट, और टाइम इंटरवल आप टी रखो। स्पीड सी, आप देखो बेटा, स्पीड सी, टाइम टी, डिस्टेंस कितनी होगी? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम के बराबर। ठीक, यहां से आप निकलो डिस्टेंस एक्स जो कि सी इंटू टी के बराबर है। ये पॉइंट नंबर 1 आप मार्क करो। इसी तरह से यहां से निकलो सेम डिस्टेंस एक्स, पॉइंट 2 मार्क करो। यहां से निकलो सेम डिस्टेंस एक्स, पॉइंट 3 मार्क करो। यहां से निकलो सेम डिस्टेंस एक्स, पॉइंट 4 मार्क करो। ये तो प्लेन वाले पॉइंट से बेटा, प्लेन के बाहर भी एक्स निकलो, ऊपर भी एक्स निकलो, यहां से भी एक्स निकलो। ठीक है, और इतने जितने पॉइंट्स आपको मिले, हाँ सर बहुत सारे पॉइंट्स मिले, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो। हाँ सर ज्वाइन किया। जब आपने इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन किया, आप मुझे बोलो बेटा पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, क्या ये इन फेज है या आउट ऑफ फेज? आप बोलोगे सर ये सारे पॉइंट्स क्या है? इन फेज, एक ही फेज में है।
क्यों है इन फेज? क्योंकि डिस्टेंस सबकी सेम है पॉइंट से। और ये जो सरफेस बनी, हमने इस सरफेस को कैसे बनाया? हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन किया जो पॉइंट्स एक ही फेज में है। इसी सरफेस का नाम क्या है बेटा? वेव फ्रंट। तो क्या होती है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट होती है ऐसी सरफेस जो बनती है उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो पॉइंट्स एक ही फेज में हो। तो यहां पे हमने लिखा है बेटा, अगर आप डेफिनेशन देखोगे, वेव फ्रंट इज अ लाइन और अ सरफेस। वेव फ्रंट या तो लाइन है या तो सरफेस है इन द पाथ ऑफ वेव मोशन, वेव के पाथ में जो है, ऑन विच डिस्टर्बेंस एट एवरी पॉइंट, हर किसी पॉइंट की डिस्टर्बेंस जो है हैव सेम फेज, हर किसी पॉइंट की डिस्टर्बेंस जो है उसका फेज सेम है। ठीक है, या दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो, लोकस ऑफ पॉइंट्स इन द सेम फेज। सेम फेज वाले पॉइंट्स आपने ज्वाइन किए, वहां से जो सरफेस बनी, उसी सरफेस का नाम क्या है? वेव फ्रंट। ठीक है बेटा। अच्छा, अब इस वेव फ्रंट की शेप क्या है? यह डिपेंड करता है सोर्स पे। सोर्स कैसा है उसी हिसाब से वेव फ्रंट भी आएगा। अगर सोर्स है बेटा पॉइंट सोर्स, हाँ सर पॉइंट सोर्स है, अगर पॉइंट सोर्स है, डिस्टेंस इक्वेट करनी है टाइम टी के बाद, ये पॉइंट सोर्स है, यहां से डिस्टेंस x, 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 हर किसी साइड से आप x x डिस्टेंस निकलो, सरफेस ज्वाइन करो, कैसी सरफेस बनेगी? स्फेरिकल सरफेस, सर्कुलर नहीं, स्फेरिकल, क्योंकि पॉइंट जो है उसके आगे भी एक डिस्टेंस x होगी, यहां से भी इंक्लाइन डिस्टेंस x, जब सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वहां से स्फीयर बन जाएगी। स्फीयर के सेंटर पे आप पॉइंट रखो और स्फीयर की सरफेस देखो, इक्विडिस्टेंट हर किसी साइड से होगी। सो एक सरफेस जो है बेटा, ये है स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये कहां से बन जाएगी? कहां से बन जाएगी? ये तब बन जाएगी, ये तब बन जाएगी अगर पॉइंट सोर्स हुआ। कौन सा सोर्स? पॉइंट सोर्स। अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है तो ये जो सरफेस आप बनाओगे ये स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी। अगर लाइन सोर्स है, अगर लाइन एक है, लाइन से वेव्स निकल रही है, लाइन के अराउंड कौन सी सरफेस सिमेट्रिक है? लाइन है बेटा, लाइन के अराउंड कौन सी सरफेस सिमेट्रिक है? सिलेंडर। जैसा कि आप पेन होता है आपके हाथ में, आप पेन ले लो बेटा, पेन के अंदर लेड होती है, लेड होती है, जो लेड होती है पेन, आप पेन की सरफेस देखो बेटा, पेन की जो सरफेस है वो सिमेट्रिकली उस लेड को एनक्लोज करती है। अच्छा, आप लेड मानो सोर्स है, पेन की सरफेस मानो वेव फ्रंट है। सो अगर सोर्स होगा बेटा, कौन सा सोर्स होगा सर? अगर सोर्स होगा लाइन सोर्स, हाँ सर, अगर लाइन सोर्स हुआ तो वेव फ्रंट जो है वो सिलेंड्रिकल होगा, सिलेंड्रिकल इन शेप। और अगर सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, अगर सोर्स होगा इन्फिनिटी पे, वहां से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी, इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। हाँ सर, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको जो है एक प्लेन वेव फ्रंट होगा। एक प्लेन बनाना है, वही प्लेन जो है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन बनाना है, ये रिप्रेजेंट करेगा वेव फ्रंट। सो प्लेन वेव फ्रंट कब होता है बेटा? व्हेन सोर्स इज एट इंफिनिटी। सोर्स एट इंफिनिटी अगर होगा तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट होगी। So how many types of wave fronts are there? There are 3 types of wave front. कौन सा? spherical wave front, cylindrical wave front और plane wave front. spherical wave front कब होता है? जब source point source होगा। cylindrical wave front कब होता है? जब line source होगा। और plane wave front कब होता है? जब source infinity पे होगा, जब वहां से parallel beam of light आएगी। अच्छा बेटा, फिर से एक बारी, क्या है वेव फ्रंट? वेव फ्रंट ऐसी सरफेस है या ऐसा लोकस है जहां हम पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। किन पॉइंट्स को? वो वाले पॉइंट जो एक ही फेज में हो, जिनका फेज सेम हो। जब सेम फेज वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वहां से जो सरफेस बनेगी उसी सरफेस का नाम है वेव फ्रंट। कितने टाइप ऑफ वेव फ्रंट है? 3 टाइप। कौन सा टाइप है? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल और प्लेन। स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? पॉइंट सोर्स अगर होगा। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? लाइन सोर्स अगर होगा। प्लेन वेव फ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स इंफिनिटी पे होगा, जब पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगी। और एक और चीज, रे ऑफ लाइट जो है,
रे, ये हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। आप देखो यहां से इस तरह से रे ऑफ लाइट निकलेगी, ब्लू से मैंने दिखाई बेटा, और ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है। तो आप बोल सकते हो वेव फ्रंट जो है, हाँ वेव फ्रंट जो है ये परपेंडिकुलर टू रे ऑफ लाइट होता है। वेव फ्रंट जो है इट इज परपेंडिकुलर टू रे। बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल ये क्लियर हुआ। अब आते हैं बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल पे। पहले समझो फिर हम डेफिनेशन की ओर आएंगे। मैंने लिख के रखी है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो बेटा पूरी तरह से समझो, ये मैंने एक पॉइंट सोर्स लिया। कौन सा सोर्स लिया? हाँ सर ये रहा पॉइंट सोर्स। ठीक है, ये पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स भेजेगा वेव फ्रंट्स, भेजेगा वेव फ्रंट्स। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूंगा टाइम टी के बाद आप वेव फ्रंट बनाओ। टाइम टी के बाद आप वेव फ्रंट बनाओ। क्या करोगे बेटा? टाइम टी के बाद यहां से आप निकलोगे डिस्टेंस एक्स, ये डिस्टेंस एक्स सी इंटू टी के बराबर होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी, टाइम टी। हर किसी साइड से आप डिस्टेंस एक्स निकलोगे। फिलहाल मैं थोड़ा ही बनाऊंगा, पूरा बनाने की जरूरत नहीं, फिर थोड़ा टाइम लगेगा। चलो यहां से पॉइंट 1 मिला, यहां से पॉइंट 2 इसी डिस्टेंस एक्स पे, यहां से पॉइंट नंबर 3 इसी डिस्टेंस एक्स पे। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स है, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइन करो, ओए इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करो। ठीक है, हाँ सर किया ज्वाइन। वहां से आपको मिला क्या? वेव फ्रंट मिला, ये बना वेव फ्रंट। ये मैंने सिंपली वेव फ्रंट बनाया। ये जो सोर्स है बेटा, इस सोर्स को हम बोलते हैं प्राइमरी सोर्स। क्या बोलेंगे? प्राइमरी सोर्स। और जो वेव फ्रंट है इसको हम बोलेंगे वेव फ्रंट, या प्राइमरी वेव फ्रंट बोलो, कोई इश्यू नहीं है, वेव फ्रंट बन गया। कैसे बनाना होता है? सोर्स से हर किसी साइड से डिस्टेंस सेम लेनी है, सरफेस ज्वाइन करनी है, वेव फ्रंट बन जाएगा। तो सिंपल है। अब ये जो वेव फ्रंट है बेटा, हाइगन ने क्या बोला? वेव फ्रंट जो है, इस पे मैंने पॉइंट्स लिए। वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है, वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है, अब वो एक्ट करेंगे एज अ सोर्स। अब जितने भी पॉइंट्स है वो एक्ट करेंगे एज अ सोर्स। हाँ, और इनको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी वाइब्रेशन। चलो, सेकेंडरी वेव फ्रंट उसका सोर्स हम इनको बोलेंगे। अब जो सोर्स है, अब ये वाला प्राइमरी सोर्स आपको नहीं लेना है। अब आपको वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है, वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, आपको कंसिडर करने हैं वही सोर्स है। उनको हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्सेस। और वो सेकेंडरी वेवलेट्स जो है, सेकेंडरी वेवलेट्स, उसके जो सोर्सेस है वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट। पहले कौन सोर्स था? पहले प्राइमरी सोर्स था। इसने अपना वेव फ्रंट बनाया, इसने अपना वेव फ्रंट बनाया। लेकिन अब कौन सोर्स है? हाइगन ने बोला अब प्राइमरी सोर्स नहीं, उसका काम खत्म हो गया। उसका काम था प्राइमरी वेव फ्रंट बनाना। उसने प्राइमरी वेव फ्रंट बनाया, उसका काम खत्म। अब जो है वेव फ्रंट जो बन गया, वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स। वहां से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगी उसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। अच्छा, पॉइंट सोर्स है, अभी मैंने बोला बेटा पॉइंट सोर्स जो है, हाँ सर पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स कैसी वेव फ्रंट्स बनाता है बेटा? पॉइंट सोर्स है स्फेरिकल। आप मानो बेटा वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स। देखो बेटा उसने अपने स्फेरिकल वेव फ्रंट्स बनाए। दूसरा पॉइंट उसने अपने वेव फ्रंट, तीसरा पॉइंट उसने अपने वेव फ्रंट, क्योंकि पॉइंट से स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे तो ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स निकलेंगे। हाँ, ये क्या है बेटा? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। हाँ, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स, ये है सेकेंडरी वेवलेट्स। हाँ सर, ये सेकेंडरी वेवलेट्स है। हाँ, क्या बोला? चलो अब आते हैं हाइगन के पहले पॉइंट पे। अच्छे से समझो बेटा,
क्या बोला हाइगन ने? ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट जो है इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। ये सोर्स बनेगा, किन का सोर्स बनेगा? प्राइमरी का या सेकेंडरी का? सेकेंडरी का। ये जो है बेटा, चलो मैं लेजर लाइट से दिखाऊंगा। ये जो है बेटा, ये वाले पॉइंट्स जो आपने बनाए, अच्छा ये जितने भी पॉइंट्स है, अब ये सोर्सेज है। किसके सोर्सेज है? सेकेंडरी वेवलेट्स के सोर्सेज है। इन पॉइंट से जो वेव फ्रंट्स निकलेंगे, क्या उनको प्राइमरी बोलेंगे या सेकेंडरी? सेकेंडरी। प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट बना, प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट बना। प्राइमरी वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है, उससे अब सोर्स निकलेगा, उससे अब वेव फ्रंट्स निकलेंगे, लेकिन उन वेव फ्रंट्स को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स। यही तो इसने बोला, ईच पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट इज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स और सेकेंडरी डिस्टर्बेंसेस। हाँ, ये जो डिस्टर्बेंसेस निकलेंगे, सेकेंडरी सोर्स से जो डिस्टर्बेंस निकलेंगे, ठीक है, ओ further the disturbance from secondary sources spread in all directions as from primary। जिस तरह प्राइमरी सोर्स से डिस्टर्बेंस निकलती थी, वैसी की वैसी डिस्टर्बेंस सेकेंडरी सोर्स से निकलेंगे। चलो बेटा, ये प्राइमरी सोर्स था, प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट बना, प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट बना, ठीक। प्राइमरी वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स। अच्छा, इस सोर्स का नाम क्या? सेकेंडरी सोर्स। इन वेवलेट्स का नाम क्या? सेकेंडरी वेवलेट्स। और ये सेकेंडरी वेवलेट्स भी वैसी की वैसी निकलेगी जैसी प्राइमरी में निकलती थी। प्राइमरी में स्फेरिकल निकली, सेकेंडरी में भी स्फेरिकल निकलेगी। ये तो सिंपल है। अब देखना है बेटा, अब देखना है ये वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ेगा। अरे भाई, आगे कैसे बढ़ेगा? देखो बेटा, जितने भी ये सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बन गए, जितने भी क्या बन गए? सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बन गए, उनकी सरफेस हमें इस तरह से ज्वाइन करनी है। सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की सरफेस हमने ज्वाइन करनी है। ये सरफेस जो हमने सेकेंडरी वेव फ्रंट्स की सरफेस ज्वाइन की, ये अब वेव फ्रंट की नई पोजीशन है। पहले बिलो से मैंने वेव फ्रंट बनाया था प्राइमरी का, अब सेकेंडरी का वेव फ्रंट आगे बढ़ गया। जरा बेटा अब बोलो, ये वाला वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ेगा? खुद बोलो। अब बोलोगे सर ये तो कोई मसला ही नहीं है। अब ये जो नया वेव फ्रंट जो आपने येलो से बनाया, अब इसका पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स। हाँ बेटा बिल्कुल, इसका पॉइंट एक्ट करेगा एज अ सोर्स। उस पॉइंट से जो डिस्टर्बेंस निकलेगी, हाँ वो डिस्टर्बेंस वैसी की वैसी होगी, उनकी सरफेस ज्वाइन करो, आगे बढ़ेगा। ऐसा कैसा ही वेव फ्रंट आगे बढ़ता है? सेकेंडरी सोर्स स्टार्ट, ये है बेटा दूसरा पॉइंट, सेकेंडरी सोर्सेस स्टार्ट मेकिंग देयर ओन वेवलेट्स। सेकेंडरी सोर्सेस से अपने वेवलेट्स निकले, एज सिमिलर एज दैट ऑफ प्राइमरी सोर्स। जैसा कि प्राइमरी सोर्स से वेवलेट्स निकले, वैसा कि वैसा ही सेकेंडरी सोर्स से भी वेवलेट निकला। बेटा इतना ठीक है। एट एनी इंस्टेंट कॉमन टेंजेंट, हाँ टू द वेवलेट्स, वेवलेट्स को ड्रा करो कॉमन टेंजेंट। हाँ सर, कॉमन टेंजेंट ड्रा करेंगे। फॉरवर्ड सरफेस, ये वाली सरफेस, जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स थे इनकी सरफेस तो मैंने ज्वाइन की ना, इनका टेंजेंट मैंने ज्वाइन किया ना, कॉमन टेंजेंट जो है वही पोजीशन देगा न्यू वेव फ्रंट का। एट एनी इंस्टेंट कॉमन टेंजेंट, ये है बेटा कॉमन टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। कॉमन टेंजेंट ड्रा करना है, सेकेंडरी वेव फ्रंट उसका कॉमन टेंजेंट लेना है, आगे वाला टेंजेंट लेना है। जो आगे वाला टेंजेंट है वही जो है नई वेव फ्रंट की पोजीशन है। ठीक है बेटा, फिर से एक बार ही दिखाऊं? हाँ सर, एक बार फिर से दिखाइए ताकि हमें क्लियर हो। चलो बेटा, डायग्राम सही में दिखाऊंगा। अब नजर रखो बेटा, मैं क्या करूंगा। देखो बेटा, पहले हम प्राइमरी सोर्स लेंगे। ये कौन सा सोर्स है? प्राइमरी सोर्स। जरा बेटा पहले प्राइमरी सोर्स का वेव फ्रंट बनाओ। डिस्टेंस ले लो, चलो एक्स डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, और एक्स डिस्टेंस, हर किसी साइड से आपने डिस्टेंस एक्स ली। हाँ सर, हर किसी साइड से हमने डिस्टेंस एक्स ली। डिस्टेंस एक्स में जितने भी पॉइंट्स निकले, जितने भी हर किसी साइड से निकलेंगे, मैंने फिलहाल कम ही बनाए ताकि टाइम बच जाए। तो ये सरफेस हमने ज्वाइन की सर, ये सरफेस हमने क्या की? ज्वाइन की। तो ये सरफेस जो है बेटा,
ये सरफेस जो है, ये सरफेस जो है, इसमें पॉइंट नंबर 1 आया, पॉइंट नंबर 2 आया, पॉइंट नंबर 3, ये रिप्रेजेंट करती है प्राइमरी वेव फ्रंट। हाँ, प्राइमरी वेव फ्रंट या वेव फ्रंट बोलो। अब ये प्राइमरी वेव फ्रंट आगे कैसे बढ़ेगा? प्राइमरी वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है, अब वो सोर्स है। प्राइमरी वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट्स है ब्लू से मैंने बनाए, ये सारे के सारे क्या है? अब सोर्सेस। किन के सोर्सेज है? क्या ये प्राइमरी सोर्स है? नहीं, ये सेकेंडरी सोर्सेज है, सेकेंडरी सोर्सेज है। अब ये एक्ट करेंगे एज अ सोर्स। अब इनसे वेव फ्रंट्स निकलेंगे। ये रहे इनके वेव फ्रंट्स। ये किन के वेव फ्रंट्स है? सेकेंडरी सोर्सेज के वेव फ्रंट्स है। ये सेकेंडरी सोर्सेज के वेव, अब सेकेंडरी सोर्सेज के वेव फ्रंट्स का कॉमन टेंजेंट लेना है। ये रहा बेटा इन सेकेंडरी सोर्सेज का कॉमन टेंजेंट। अब यही न्यू वेव फ्रंट है, ये न्यू वेव फ्रंट है। न्यू वेव, जरा बेटा ये वेव फ्रंट कैसे आगे बढ़ेगा? अब इनके, ये जो दूसरा वेव फ्रंट मैंने बनाया, अब इसके पॉइंट्स एक्ट करेंगे एज अ सोर्स। फिर उन सोर्स से वेव फ्रंट्स निकलेंगे, उनका टेंजेंट ड्रा करना है, वही रिप्रेजेंट करेगा। यही है बेटा हाइगन्स प्रिंसिपल। दो पॉइंट्स है, प्राइमरी सोर्स से प्राइमरी वेव फ्रंट बने, प्राइमरी वेव फ्रंट का जो बना हर कोई पॉइंट, प्राइमरी वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट जो है वो एक्ट करेगा एज अ सोर्स, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स से सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बनेंगे, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स निकले, बराबर वैसे ही जैसा प्राइमरी था वैसा ही सेकेंडरी सोर्स भी है। अब सेकेंडरी सोर्स को क्या करना है? जो उसके वेव फ्रंट से उनका कॉमन टेंजेंट बनाना है, वही कॉमन टेंजेंट नया वेव फ्रंट है। वो नया वेव फ्रंट एक्ट करेगा सोर्स, सेकेंडरी सोर्स, फिर वहां से वेव फ्रंट्स निकलेंगे, उनका कॉमन टेंजेंट, आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से बेटा ये आगे बढ़ता जाता है। अब बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिराइव लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। हमें हाइगन्स प्रिंसिपल से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन डिराइव करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट हर साल आता है बेटा। चलो सर बोलिए हाइगन्स प्रिंसिपल से हमें क्या डिराइव करना है? चलो बेटा आप नजर रखो, मैं यहाँ पे 2-3 कलर्स यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखो बेटा, पहले ही मैं लूंगा यहाँ पे, आप मानो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलो बेटा, ये मैंने बनाई एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी बेटा। ये बेटा लाइट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है बेटा। हाँ सर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मुझे वेव फ्रंट्स बनाने हैं सर। कौन से वेव फ्रंट्स बनाने हैं? मुझे इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने। ये बेटा मैंने रिफ्लेक्टेड सरफेस ली। चलो बेटा, अब मुझे वेव फ्रंट्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं? वेव फ्रंट्स। चलो बेटा, ये बेटा रे, इंसिडेंट रे मैंने बनाई। ये है बेटा इंसिडेंट रे, ये रही बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है। होए, ये बनी बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है बेटा। हाँ सर, ये मैंने दूसरी रे बनाई बेटा। ये दोनों की दोनों रेज क्या है बेटा? ये है इंसिडेंट रेज, ठीक है। ये है बेटा इंसिडेंट रेज, ये इंसिडेंट रेज। मुझे इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है बेटा। क्या बनाना है? इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है। होए होए, डायग्राम अच्छे से समझना, क्योंकि इसमें मेन पार्ट जो है डायग्राम ही प्ले करेगा बेटा, इसलिए मैं डायग्राम में थोड़ा केयरफुल यहां पे बना रहा हूं। ये मैंने बेटा इंसिडेंट रेज बनाई। अच्छा, आपको पता है अभी मैंने बोला वेव फ्रंट जो होता है, वेव फ्रंट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर होता है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर। अब मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाऊंगा बेटा। क्या बनाऊंगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाऊंगा। चलो बेटा, ये व्हाइट से मैंने बनाया बेटा,
ये है बेटा जो मैंने वाइट से बनाया, ये क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। मैं इसको लिखूंगा जो मैंने वाइट से बनाया, ठीक है। ICW, क्या है ICW बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट। चलो बेटा नॉर्मल्स भी ड्रा करने हैं। चलो बेटा ये रहा एक नॉर्मल आपका, ये रहा आपका दूसरा नॉर्मल, ठीक है, ये दो नॉर्मल्स है। देखो बेटा, देखो बेटा पूरी तरह से समझो, ये रहा ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे, ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाया, इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो सरफेस के साथ बनाया ये भी आई ही होगा बेटा। इसे मैं दिखाऊंगा। हाँ सर फिर से दिखाइए, थोड़ा डिफिकल्ट है। इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे ने जो नॉर्मल के साथ बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो सरफेस के साथ बनाया दैट इज ऑल्सो एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो रेज के हिसाब से इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ एंगल आई बनाया, और वेव फ्रंट्स के हिसाब से इंसिडेंट वेव फ्रंट ने नॉर्मल जो सरफेस के साथ बनाया, इंसिडेंट वेव फ्रंट ने जो सरफेस के साथ बनाया दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेटा इतना क्लियर हुआ? हाँ सर बिल्कुल क्लियर होगा। चलो बेटा पूरी तरह से समझना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बेटा नंबरिंग करनी है। चलो इंसिडेंट वेव फ्रंट हम रखेंगे नाम ए बी। क्या है ए बी? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी हम रखेंगे इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। चलो बेटा इस पॉइंट का नाम हम रखेंगे पॉइंट सी। जैसे ये रे ऑफ लाइट आई, आप बोलिए बेटा पहले किस रे ने स्ट्राइक किया, उसके बाद किसने? आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो आप? वेव फ्रंट जब आया, इंसिडेंट वेव फ्रंट आया, वेव फ्रंट के किस पॉइंट ने पहले स्ट्राइक किया मिरर को, उसके बाद। देखो बेटा ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट का हर कोई पॉइंट इन फेज है। सो ए बी जो है दे आर इन फेज। इन फेज मैंने लिखा बेटा, हाँ सर इन फेज। जब ये इन फेज आए, इस तरह से आए इन फेज, पहले ए पॉइंट ने मिरर को स्ट्राइक किया। हाँ मैं लिखूंगा यहां पे फर्स्ट ए स्ट्राइक्स मिरर। फर्स्ट ए पॉइंट जो है वो स्ट्राइक करता है मिरर को, स्ट्राइक्स मिरर। उस टाइम बी पॉइंट जो है वो अभी मिरर को स्ट्राइक नहीं किया है। ए पॉइंट ने जब स्ट्राइक किया, बी तो अभी हवा ही में है, आप मानो ये तो बी है। ए ने स्ट्राइक किया, ए ने मिरर को स्ट्राइक किया, लेकिन बी उस टाइम यहां पे ही है। अब क्या करना है? अब बी ने सी को स्ट्राइक करना है। जितने टाइम में बी सी के पास पहुंचेगा, लेट अस सपोज टाइम लगा टी सेकेंड्स, क्या उतने टाइम में ए इसका वेट करेगा? नो सर। जितना फॉर एग्जांपल 2 सेकंड लगते हैं, इन 2 सेकंड्स बी रीच सी। उन 2 सेकंड्स में ए तो ए के पास नहीं रहेगा, पॉइंट ए जो है ये रिफ्लेक्ट होके यहां पे पहुंचेगा। आंसर अब समझ आया? जितनी देर बी सी के पास पहुंचेगा उतनी देर ए हवा में जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर समझ आया। लेट अस सपोज बेटा हम लेंगे, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय बी टू रीच सी। ठीक है, टाइम टी लगा बी को सी के पास पहुंचने में। जरा बेटा ये बी सी किसके बराबर होगा? बी सी होगा, ये जो डिस्टेंस है बी सी, डिस्टेंस होती है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड ऑफ लाइट सी है और टाइम टी है। बिल्कुल सर, बी सी होगा सी इंटू टी के बराबर। इतने टाइम में, जितने टाइम में बी सी के पास पहुंचा उतने टाइम में ए के पास नहीं रहेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा डी के पास। मैं लिखूंगा बेटा इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम टी। ठीक है,
जो पॉइंट ए है बेटा, हाँ सर ए है, ये ए वाला पॉइंट है, ये रिफ्लेक्ट होके डी के पास पहुंचेगा। ए रीच डी, ठीक है। अच्छा, पहले हम देखेंगे ए कहां पे पहुंचा है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बेटा, मैं कलर थोड़ा डिफरेंट यूज करूंगा। अब कौन सा कलर उठाना है सर? कहाँ में करेंगे, कौन सा कलर उठाएंगे? रेड में उठाऊंगा, वो आपको दिखेगा नहीं। चलो ब्लैक में उठाऊंगा, ब्लैक ब्लैक ब्लैक। चलो बेटा, ए जो है, हाँ सर ए जो है, ए ए कहाँ पे पहुंचा है बेटा? ए डी के पास। ए तो ब्लैक नहीं है सर, कंफ्यूजन हो जाएगा सर। चलो बेटा, चलो ए जो है ये है बेटा ए, हाँ सर अब समझ आया। ए रिफ्लेक्ट होके डी के पास पहुंचा है। अब पॉइंट कहां है? बी जो है वो सी के पास पहुंचा है, बिल्कुल सर, बी जो है वो सी के पास पहुंचा है, और ए जो है वो डी के पास पहुंचा है, डी के पास पहुंचा है। अब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाने के लिए मुझे सी और डी को ज्वाइन करना है, क्योंकि बी जो था सी के पास आ चुका है, ए जो है डी के पास जा चुका है। अब फाइनल पोजीशन जो है ए और बी नहीं है, वो हो गई खत्म। अब फाइनल पोजीशन सी और डी है। हाँ सर अब समझ आया। चलो बेटा, अब मैं बनाऊंगा रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। मैं थोड़ा मोटा बनाऊंगा, मोटा। ये रहा बेटा आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हाँ सर अब समझ आया, अब समझ आया, ए डी के पास पहुंचा है। ये ब्लैक से जो मैंने बनाया, ये क्या है? ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये है रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कौन सा एंगल होगा? एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद नॉर्मल, रे का नॉर्मल के साथ, वेव फ्रंट का सरफेस के साथ, वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। हाँ सर अब समझ आया। तो इसमें दो वेव फ्रंट्स हमें बनाने हैं, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। अच्छा आप मुझे बोलो बेटा, एडी जो है, एडी जो है, क्या ये इन सेम मीडियम है या डिफरेंट मीडियम? सर ये तो सेम मीडियम में है, मीडियम तो चेंज नहीं हुआ, सेम मीडियम में है। अच्छा टाइम कितना है इसका? टी। मीडियम भी सेम, इसका मतलब है स्पीड भी जो है वो वापस सी। जरा एडी किसके बराबर होगा? डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, सी इंटू टी। हाँ सर ये भी समझ आया। सो हमने बनाया इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। तो ये है बेटा रिफ्लेक्ट, ओए होए, ये है बेटा इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी। ठीक है बेटा, मैं लिखूंगा ए बी जो है वो क्या है? ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट। अच्छा सी डी क्या है? इट इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। हाँ सर इतना समझ आया। चलो बेटा अब हम लेंगे दो ट्रायंगल्स ए बी सी और ए डी सी। चलो बेटा, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये जो दो ट्रायंगल्स है ए बी सी, सर लेजर से दिखाइए। ए बी, मुझे लगता है ये नहीं दिखेगा रेड से, रेड से नहीं दिखता है सर, क्या दिखाते हैं आप? ए बी सी, ये है बेटा ए बी सी और ए डी सी। हाँ सर अब समझ आया। चलो बेटा ए बी सी, पहले मैं उठाओ, ब्लिंक मत हो जाओ। ए बी सी, ये रहा ए बी सी, और ए डी सी, ये रहा ए डी सी। आप देखो बेटा ए सी जो है ए सी के बराबर है, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है। हाँ सर ए सी तो दोनों के लिए कॉमन है, जो बचपन में पढ़ते थे। ए सी इज इक्वल टू ए सी, क्यों? क्योंकि ये दोनों को कॉमन है, कॉमन है सर, कॉमन है। हाँ सर उसके बाद बोलिए, उसके बाद बोलिए। चलो बेटा उसके बाद जो है बेटा एंगल डी,
एंगल डी जो है, ये वाला एंगल डी और ये वाला एंगल बी, ये एंगल डी, ये एंगल बी, ये भी तो 90 डिग्री है, क्योंकि वेव फ्रंट और रे के बीच में एंगल कितना होता है? 90। देखो बेटा, ब्लैक वाला वेव फ्रंट है, ये वाली रे है, ये एंगल 90 होगा। सफेद वाला वेव फ्रंट है, ये वाली रे है, 90 डिग्री एंगल। सो एंगल बी एंगल डी के बराबर। चलो बेटा, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। हाँ, एंगल बी एंगल, क्यों? क्योंकि बोथ जो है वो 90 डिग्री के बराबर। हाँ सर, दोनों 90 है, क्योंकि ये वेव फ्रंट और रे का एंगल है। अब आते हैं बेटा, आप मुझे बोलो ए डी और बी सी भी बराबर है। ए डी इक्वल टू बी सी क्यों है बराबर? क्योंकि दोनों मैंने प्रूव किया, ए डी जो है वो भी सी इंटू टी के बराबर, बी सी जो है वो भी सी इंटू टी। आप पीछे जाके इक्वेशंस देख सकते हो, ये है बेटा ए डी सी इंटू टी, ये है बेटा बी सी इंटू टी। तो अगर आप देखोगे एंगल साइड या कुछ भी बोलो, इतने जो है ट्रायंगल जो है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ये क्या है? ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। हाँ सर, ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो सारे एंगल्स भी बराबर होंगे इनके। हाँ सर, एंगल्स एक ट्रायंगल का एंगल आई है, दूसरे ट्रायंगल का एंगल क्या है? आर। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, इसका मतलब ये हुआ, देयरफॉर, हाँ ये देयरफॉर पॉइंट नंबर 1 आएगा, देयरफॉर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। दोनों के एंगल्स भी बराबर होंगे। और आप मुझे बोलिए बेटा, इंसिडेंट वेव फ्रंट जो है और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये दोनों, और जो नॉर्मल भी जो है, ऑल लाइन एक ही प्लेन में है, प्लेन कहीं पे चेंज नहीं हुआ। तो यही तो है, ये जो मैंने बोला, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, नॉर्मल, ऑल इन सेम प्लेन। यही कौन से लाज है? यही तो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। हाँ सर, यही है लॉज। सो वी हैव प्रूव्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वी हैव प्रूव्ड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फ्रॉम हाइगन्स प्रिंसिपल। इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाना है, उनमें से जो ट्रायंगल्स है वो कॉन्ग्रुएंट है बेटा। इतना क्लियर हुआ? हाँ सर, अच्छे से क्लियर हुआ। चलो बेटा, अब हम डिराइव करेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव करेंगे यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। इसमें भी दो वेव फ्रंट्स बनाने पड़ेंगे, इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। वहां पे हमने क्या बनाया? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। यहां पे इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। चलिए सर, शुरू हो जाइए। चलो बेटा, पहले ही मैं नॉर्मल बना, सॉरी, अरे तो ज्यादा मोटी बन गई, मोटी बन गई। चलो बेटा, ये मैंने एक रिफ्रैक्टेड सरफेस ली, जिस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलो बेटा, ये सर क्या बनाया आपने? ये मैंने नॉर्मल बनाया, ये मैंने नॉर्मल बनाया। ओए होए, चलो ये दूसरा नॉर्मल हमने बनाया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप देखिए सर, अब क्या होगा? ये रही बेटा इंसिडेंट रे, ठीक है, ये रही इंसिडेंट रे। इसी के पैरेलल दूसरी रे डालनी पड़ेगी बेटा। ये रही बेटा दूसरी रे। हाँ सर, ये इंसिडेंट रेज आई। मुझे क्या बनाना है बेटा? इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाना है। क्या बनाना है? इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये बनी बेटा इंसिडेंट रेज, और मैं इंसिडेंट वेव फ्रंट पहले बनाऊंगा बेटा। आप नजर रखिए, इंसिडेंट वेव फ्रंट कैसे बनेगा? ब्लू से बनेगा, और ये इस तरह से मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा। तो ये रहा बेटा, हाय हाय, हुई 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 हुई, ये रहा बेटा आप, हाय हाय,
मोटा बनाइए सर, ताकि डिफरेंस हमें पता चले। ये रहा बेटा, जो बिल्लू से मैंने बड़ा बनाया, ये रहा इंसिडेंट वेव फ्रंट। हाँ सर, अब जाके हमें लग रहा है डिफरेंस है। ये थी इंसिडेंट रे। डायग्राम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा। ये थी इंसिडेंट रे, ये थी इंसिडेंट रे, ये दो रेज इंसिडेंट रे, और ये वेव फ्रंट जो है इट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बोलिए बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन है? एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद नॉर्मल। इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल आई होता है, या इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल आई होता है। रे का नॉर्मल के साथ, वेव फ्रंट का सरफेस के साथ। ये है बेटा एंगल आई। चलो, इस वेव फ्रंट का नाम रखेंगे ए, इस वेव फ्रंट का नाम रखेंगे बी। सो ए बी जो है, ए बी जो है, क्या है ए बी? ए बी जो है सर, ये है इंसिडेंट वेव फ्रंट। इट इज इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है। ये है बेटा ऊपर वाला मीडियम नंबर 1, दूसरा वाला है मीडियम नंबर 2। इस बारी मीडियम चेंज होगा क्योंकि हमने लाइट को रिफ्रैक्ट कराना है। अच्छा, पहले कौन सा पॉइंट से ट्राई करेगा? ए पॉइंट फर्स्ट से ट्राई करेगा। ए पॉइंट स्ट्राइक्स फर्स्ट। अच्छा, जब तक बी पॉइंट सी के पास पहुंचेगा, लेट अस सपोज टाइम टी है, लेट अस सपोज, लेट बी टेक्स टाइम टी to reach point C। ठीक है। B को C तक पहुंचने के लिए टाइम जो है T लगा। ठीक है। और ऊपर वाली मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट रखेंगे V1 और नीचे वाली मीडियम में V2, क्योंकि इस बारी मीडियम चेंज हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगी। जरा बेटा, BC किसके बराबर होगा? अच्छा, डिस्टेंस किसके बराबर होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी होगा V1 इनटू T के बराबर। ये रहा बेटा इक्वेशन नंबर 1। जितनी देर बी सी के पास पहुंचा, उतनी देर ए नहीं रहेगा, वो डी के पास पहुंच के नीचे आएगा। चलो बेटा, अब हम रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनाएंगे। उसके लिए दूसरा कलर यूज करेंगे। हाँ सर, दूसरा कलर ही यूज कीजिए ताकि हमें अच्छे से समझ आए। चलो बेटा, मैंने दूसरा कलर यूज किया। चलो बेटा, ये मैं कम करूंगा। अब आया आप ये बेटा देखो, ये है बेटा, जितनी देर बी सी के पास पहुंचा, ए के पास नहीं रहेगा, रिफ्रैक्ट होके नीचे आएगा। पॉइंट जो है ये आएगा, पॉइंट जो है ये आएगा पॉइंट डी के पास आएगा। अब बी कहां है? सी के पास। ए कहां है? डी के पास। अब मुझे सी और डी ज्वाइन करना है, क्योंकि बी अब सी के पास पहुंच चुका है, ए डी के पास पहुंच चुका है। अब हमें ज्वाइन करना है। क्या ज्वाइन करना है सर? क्या ज्वाइन करना है? अब हमें सी और डी ज्वाइन करना है। यही सी डी जो है बेटा, यही रिप्रेजेंट करेगा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। In the same interval of time, in the same interval of time, in the same interval of time, A reaches D। तो AD किसके बराबर आएगा बेटा? AD जो है दूसरे मीडियम में है। AD आप देखो बेटा, दूसरे मीडियम में है। AD की स्पीड है V2 और टाइम है सेम T। तो ये रहा बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन है? ये है बेटा, ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। एंगल मेड बाय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट विद सरफेस। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R है। इंसिडेंट वेव फ्रंट का सरफेस के साथ वो होता है इंसिडेंट वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का सरफेस के साथ दैट इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। चलो बेटा, अब मुझे बोलिए बेटा, साइन आई किसके बराबर होगा? साइन आई का वैल्यू निकालना है। सिंपली आप देखो सर, साइन आई कहां से हम लाएंगे? कोई बात नहीं है बेटा, टेंशन क्यों लेते हो? ये तो ट्रायंगल है ना, राइट एंगल ट्रायंगल जो है,
राइट एंगल ट्रायंगल ABC, BC है परपेंडिकुलर, AC है हाइपोटेन्यूज, BC है परपेंडिकुलर, AC है हाइपोटेन्यूज, BC डिवाइडेड बाय AC, साइन I किसके बराबर होगा? साइन I होगा BC डिवाइडेड बाय AC। ये हुआ बेटा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से बेटा बोलो साइन R किसके बराबर होगा? वो नीचे वाले ट्रायंगल में आपको हिंट समझ आई, बेटा, हिंट समझ आई। नीचे वाला ट्रायंगल जो है इसमें R है, ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर AD, हाइपोटेन्यूज AC, AD बाई AC आएगा। हाँ सर, AD बाई AC आएगा, AD डिवाइडेड बाई AC। सो हमने साइन I का वैल्यू निकाला और साइन R का वैल्यू, ये है बेटा इक्वेशन नंबर 2। क्या हम दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो बेटा मैं आपको बोलूंगा साइन I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R। अच्छा, वो क्या है बेटा? BC बाई AC, नीचे आएगा AD डिवाइडेड बाई AC, AC गया, आपको आया BC डिवाइडेड बाई AD। बोलो बेटा, साइन I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R जरा किसके बराबर? BC का वैल्यू V1 इंटू टी, BC का वैल्यू है V1 इंटू टी, AD का वैल्यू V2 इंटू टी, TT गया, आपको आएगा V1 बाई V2। हाँ सर, इतना तो समझ आया। चलो यहाँ पे मैं डेरिवेशन कंटिन्यू करूंगा बेटा, आपको आएगा साइन I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R, क्या आया बेटा? V1 बाई V2। ये जो मैंने रिफ्रैक्शन पढ़ाया रे ऑप्टिक्स में, वहां पे मैंने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन ले दी थी। अगर मीडियम नंबर 1 है बेटा, मीडियम नंबर 1, जरा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होगा, वो होगा C डिवाइडेड बाई V1 के बराबर। हाँ सर बिल्कुल, परसों ही तो हमने पढ़ा मीडियम नंबर 1। जरा V1 किसके बराबर आएगा? C डिवाइडेड बाई μ1 के बराबर, यही आएगा। अच्छा, मीडियम नंबर 2 बोलो बेटा, मीडियम नंबर 2 में सिमिलरली V2 किसके बराबर आएगा? C डिवाइडेड बाई μ2। ठीक है, जो V1 और V2 जो है, क्या हम इस थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ। तो आप देखिए बेटा क्या आएगा? साइन I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R, जरा V1 किसके बराबर? C डिवाइडेड बाई μ1। अच्छा, जरा V2 किसके बराबर? C डिवाइडेड बाई μ2, C गया, μ2 ऊपर, आपको आएगा बेटा μ2 बाई μ1, आपको आएगा साइन I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R। यही तो आया। μ2 बाई μ1 ही क्या कहलाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो अब हमें मिला μ2 बाई μ1, आपको आया साइन ऑफ I डिवाइडेड बाई साइन ऑफ R। ये μ2 बाई μ1 है क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट। हमें आया साइन I डिवाइडेड बाई साइन R के बराबर। इसी को हम बोलते हैं सिनेलस लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिनेलस लॉ तो इसी का नाम है। और इंसिडेंट वेव फ्रंट, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट और नॉर्मल जो है, सारे के सारे सेम प्लेन में है, सारे के सारे सेम प्लेन में है। तो यही दो कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो यही दो लॉज है। सो हमने ये दो लॉज पढ़े, हमने डिराइव किया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, इतना अच्छे से समझ आया पूरी तरह से? चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या है बेटा? इंटरफेयर। पहले मैं समझाऊंगा थोड़ा, फिर मैं डेफिनेशन की ओर आऊंगा। देखो बेटा, अगर एक सोर्स ऑफ लाइट है, एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है बेटा, एक सोर्स, इसकी जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी किसी भी पॉइंट पे, किसी भी वेव फ्रंट पे, क्या वो यूनिफॉर्म होगी या नॉन यूनिफॉर्म? चलो ये वेव फ्रंट हमने बनाया, वेव फ्रंट पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे अगर हम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन
जो है बेटा ये क्या होगी, ये होगी यूनिफॉर्म, क्योंकि एक ही सोर्स है, एक सोर्स है, यहां से इक्विडिस्टेंट, यहां से इक्विडिस्टेंट, यहां से इक्विडिस्टेंट, यहां से इक्विडिस्टेंट। सो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आप देखो इसकी यूनिफॉर्मली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होंगी। लेकिन अगर हम दो सोर्सेज ऑफ लाइट लेंगे, कितने सोर्स, सोर्स नंबर 1 S1, सोर्स नंबर 2 S2, अगर हम इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, चलो ये अपने वेव फ्रंट्स लगाएगा, होय होय, वो अपने वेव फ्रंट्स लगाएगा, ये रहा उसके अपने वेव फ्रंट्स। अब ये जो वेव फ्रंट्स आपस में जो है मिल गए, उस वजह से इन पॉइंट्स पे, जिन पॉइंट्स पे ये मिले हुए हैं, इन पॉइंट्स पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। लेकिन ये जो दो सोर्सेज है ये क्लोज टू ईच अदर होने चाहिए, एक दूसरे के क्लोज, इनकी वेव लेंथ होनी चाहिए सेम। वेव लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। हाँ, इन सोर्सेज को हम बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज, क्या वो आगे हम देखेंगे। ऐसे जो दो सोर्सेज, जब इनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम देखेंगे, जिन पॉइंट्स पे ये मिले हुए हैं, इन पॉइंट्स पे एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगी नॉन यूनिफॉर्म होगी। इसी नॉन यूनिफॉर्म एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का नाम क्या है, इंटरफेरेंस। हाँ, ये जो है इंटेंसिटी बढ़ भी सकती, आप बोलोगे सर एक आई, एक लाइट आई, दूसरी लाइट आई, ये मिल गई आपस में, इंटेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए। नो 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 बेटा, ये जरूरी नहीं है। कभी ऐसा होता है एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की क्रेस्ट पे फॉल होता है, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। कभी एक वेव का क्रेस्ट दूसरे वेव की ट्रफ के साथ मिलता है, उस केस में इंटेंसिटी कम होगी। सो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अब नहीं होगी, अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी। इंटेंसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। इसी फिनोमेना का नाम क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो आप देखिए बेटा इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, व्हेन टू लाइट वेव्स, हां सर दो लाइट वेव्स, चलो when two light waves, हाँ, फ्रॉम डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज, ये कोहेरेंट सोर्सेज क्या है आगे जाके इसकी डेफिनेशन आएगी, मीट टुगेदर, आपस में मीट हुए, देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू वन वेव इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय अदर। एक वेव की एनर्जी और दूसरे वेव की एनर्जी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती है। दिस मॉडिफिकेशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, यही जो मॉडिफिकेशन हुई ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू लाइट वेव्स, इसी का नाम क्या है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। तो इंटरफेरेंस में होता क्या है, एक लाइट सोर्स है उसके अपने वेव्स, दूसरी लाइट सोर्स है उसकी अपने वेव्स, ये दो वेव्स आपस में मीट हुई। अब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। उसीलिए इंटरफेरेंस दो टाइप्स की होती है, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो आगे देखेंगे, ठीक है। इसी फिनोमेना का नाम क्या है, इंटरफेरेंस। अच्छा, कब होती है इंटरफेरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी बोला सोर्सेज होने चाहिए कोहेरेंट, आप देखो तो टू सोर्सेज ऑफ लाइट शुड एमिट लाइट वेव्स कंटिन्यूअसली, दो सोर्सेज कंटिन्यू लाइट लगाने चाहिए ऑफ सेम वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, सेम टाइम पीरियड, दोनों का टाइम पीरियड भी सेम होनी चाहिए। दैट इज सोर्सेज शुड हैव सेम कोहेरेंस, एक ही कोहेरेंस में होनी चाहिए दो सोर्सेज। तभी तो मैंने बोला दो सोर्सेज आपस में कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए। आप बोलोगे सर घर में तो ऐसा नहीं होता है, हम एक बल्ब ऑन करते हैं, दूसरा बल्ब ऑन करते हैं, जब दो बल्ब्स को ऑन किया हमने, हमें तो कमरे में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बेटा ये जो दो बल्ब्स है ये कोहेरेंट सोर्सेज नहीं है, ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है। अगर ये भी कोहेरेंट सोर्सेज होते तो कमरे में भी कभी इंटेंसिटी बढ़ भी जाती, कम भी, किसी पॉइंट पे ज्यादा होती, किसी पॉइंट पे कम होती, लेकिन कमरे में तो लाइट ज्यादा होती है जब ज्यादा बल्ब्स होते हैं, क्योंकि ये नॉन कोहेरेंट है। द टू सोर्सेज शुड बी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये दो आपस में बहुत क्लोज होने चाहिए। The waves emitted by source should have either zero phase difference or no, या तो phase difference होनी नहीं चाहिए दो sources के बीच, source number 1 source number 2, इनके बीच में phase difference होनी नहीं चाहिए, या अगर phase difference जीरो है इनके बीच में phase difference होनी नहीं चाहिए, it should be zero phase difference या constant phase difference होनी चाहिए, वो मैं आगे बोलूंगा, ठीक है बेटा। अब बेटा इंटरफेरेंस के टाइप्स क्या है, हाँ सर अभी तो आपने बोला ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। सो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है,
इंटरफेरेंस के कितने टाइप्स है? इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। ठीक है, कौन कौन सा टाइप है बेटा? नंबर वन टाइप दैट इज, इसको क्या हो गया? नंबर वन टाइप इज बेटा दैट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हाँ कंस्ट्रक्टिव, एंड नंबर टू इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो इंटरफेरेंस के दो टाइप्स है, एक कंस्ट्रक्टिव है, दूसरा डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, क्या होता है कंस्ट्रक्टिव के टाइम? यहां से वेव नंबर वन आई बेटा, ये वेव नंबर वन है जो भी मैंने दिखाई। यहां से दूसरी वेव आई बेटा, ये दूसरी वेव है। इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे फॉल होता है, इसका ट्रफ इसके ट्रफ पे फॉल होता है, इसका क्रस्ट इसके क्रस्ट पे। क्रस्ट ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन क्रस्ट ऑफ अनदर वेव, ट्रफ ऑफ वन वेव फॉल्स ऑन द ट्रफ ऑफ अनदर वेव। ठीक है, इस वजह से जो रिजल्टेंट वेव बन गई उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा होगा। जब एम्पलीट्यूड बढ़ गया तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। इसी इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा कंस्ट्रक्टिव के टाइम क्या होता है, क्रस्ट क्रस्ट पे गिरती है, ट्रफ ट्रफ पे गिरती है, एम्पलीट्यूड बढ़ता है, इंटेंसिटी भी बढ़ती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जरा डिस्ट्रक्टिव के टाइम क्या होता होगा? हाँ सर, थोड़ा बहुत आइडिया हमें आया। एक वेव दूसरी वेव, एक वेव का क्रस्ट फॉल करेगा दूसरी वेव की ट्रफ पे, दूसरे का ट्रफ तो दूसरे की क्रस्ट, क्रस्ट फॉलिंग ऑन ट्रफ, ट्रफ फॉलिंग ऑन क्रस्ट। एज अ रिजल्ट जो है बेटा इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड बहुत कम होगा, बहुत कम होगा। इसी इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। अच्छा, अभी जो मैंने आपको पीछे बोला था, यहां पे जिन पॉइंट्स पे ये लाइट दो सोर्सेस से मिली, कोहेरेंट सोर्सेस से मिली, हाँ सर मिली, तो अब हमें क्या करना है? इन दो पॉइंट्स पे जरूरी नहीं इंटेंसिटी बढ़े, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। कब बढ़ेगी? क्रस्ट क्रस्ट पे गिरेगा, ट्रफ ट्रफ पे गिरेगा, इंटेंसिटी बढ़ेगी। अच्छा, कब इंटेंसिटी कम होगी? ट्रफ ट्रफ क्रस्ट ट्रफ पे गिरेगा, ट्रफ क्रस्ट पे गिरेगा, इंटेंसिटी कम होगी। एक का नाम कंस्ट्रक्टिव, दूसरे का नाम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है बेटा, इतना क्लियर हुआ? चलो बेटा, अब हमें बेटा डिराइव करनी है। हाँ सर, ये क्वेश्चन तो आपने लिखा नहीं है, चलो मैं लिखूंगा। डिराइव कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिराइव कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? चलो, सोर्सेस क्या होने चाहिए? लेकिन कोहेरेंट सोर्सेस जिनका फेज कांस्टेंट फेज होगा, या फेज डिफरेंस छोड़ो, आप वो छोड़ो। अच्छा, वेवलेंथ सेम होनी चाहिए, ठीक है, वेवलेंथ से और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए दो सोर्सेस की, उन दो में ये होता है। अब हमें डिराइव करनी है कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो बेटा, ये हम लेंगे बेटा, सॉल्यूशन में लिखूंगा, ये हम लेंगे वेव नंबर वन। चलो बेटा, वेव नंबर वन, चलो बेटा उसका किसी भी पॉइंट पे, अच्छा आपको पता है वेव के पार्टिकल्स क्या करते हैं? आपस में ऑसिलेट करते हैं। चलो, ये वेव नंबर वन है बेटा, ये रही बेटा वेव नंबर वन। चलो, ये वेव नंबर टू, ठीक है बेटा, ये वेव नंबर टू, ये वेव नंबर वन और ये वेव नंबर टू। किसी भी पॉइंट पे, हाँ सर, किसी भी पॉइंट पे आप दोनों की इक्वेशंस लिखो। ऊपर वाली इक्वेशन को y1 रखो, दूसरे वाली इक्वेशन y2 लिखो। पार्टिकल की इक्वेशन लिखो, पार्टिकल तो आपस में या वेव इक्वेशन से भी डिराइव कर सकते हो। अब मैं इजी डिराइवेशन दिखाऊंगा। चलो बेटा, y1 आप रखो बेटा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, ये वेव नंबर वन का जो पार्टिकल है उसकी इक्वेशन, क्योंकि पार्टिकल्स ऑसिलेट करते हैं। चलो बेटा, y2 दूसरी वेव के पार्टिकल की इक्वेशन, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है, दूसरी वेव का पार्टिकल, इसकी इक्वेशन मैंने लिखी और इसका फेज जो है वो फाई के बराबर रखा, फेज डिफरेंस। ये दो पार्टिकल्स आपस में मिल गए, y1 और y2 आपस में मिल गए, वहां से रिजल्टेंट पार्टिकल बन गया, रिजल्टेंट इक्वेशन
ड्यू टू सुपर पोजिशन इज गिवन बाय, ड्यू टू सुपर पोजिशन इज गिवन बाय, जरा y किसके बराबर है, y1 प्लस y2। ये है बेटा रिजल्टेंट इक्वेशन। हाँ सर यही तो है, इसी को तो हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। चलो बेटा जरा ये रिजल्टेंट क्या होगा, y, जरा y1 के बदले क्या रखोगे आप, a1 साइन ऑफ ओमेगा, सॉरी y है ये बेटा, y होगा a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5। हाँ दूसरी टर्म है साइन ऑफ a प्लस बी, जरा साइन ऑफ a प्लस बी ये वाली फॉर्मूला किसके बराबर है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। रिजल्टेंट जो होगी बेटा ये होगी a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2, इसमें एक्सपेंशन होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, हाँ सर समझ आ रहा है, सिंपली मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ये कोई हौश एंड फौश नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस, बिल्कुल इजी है। a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा टी कॉस फाई प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी साइन ऑफ फाई के बराबर। अच्छा इन दो, ये जो दो है इसमें साइन ओमेगा टी बेटा कॉमन आएगा, जरा y किसके बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई। ठीक है, दोनों को कॉमन आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी, बिल्कुल, प्लस a2 कॉस ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, बाहर हम रखेंगे साइन फाई, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है। यहां तक क्लियर आया बेटा, सिंपली मैंने जो y1 और y2 लिया था उसका वैल्यू जो है यहां पे मैंने सिंपली सब्स्टिट्यूट किया है। मुझे थोड़ी इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है बेटा, थोड़ी बहुत इक्वेशन। अब देखो बेटा मैं यहां पे सब्स्टिट्यूशंस करूंगा, देखो बेटा ब्लू से a1 प्लस a2 कॉस ऑफ फाई, ये हम खुद रखेंगे बेटा कैपिटल A कॉस थीटा के बराबर। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने खुद ये सब्स्टिट्यूशन किया, और बेटा A2 और a2 साइन फाई जो है, फाई वाली टर्म्स को एलिमिनेट कर रहे हैं, a2 साइन ऑफ फाई जो है बेटा ये हम रखेंगे a साइन थीटा के बराबर। खुद हमने ये सब्स्टिट्यूशन लिया, खुद हमने लिया। आप बोलो बेटा ये जो इक्वेशन है ये कैसी होगी, जरा बेटा आप मुझे बोलो ये इक्वेशन कैसी होगी। सर आप देखिए ये इक्वेशन कैसी बन जाएगी, देखो बेटा y आएगा बराबर, अच्छा ब्रैकेट में जो था a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसके बदले आप लिखोगे a कॉस थीटा, a कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, और आएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस ये जो है बेटा a2 साइन फाई, ये आएगा a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी के बराबर। अपना कॉस ओमेगा टी बाहर था, ये है वो बाहर ही रहा। आप देखो बेटा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कौन सी फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी। सो हम y लिख सकते हैं बेटा, a कॉमन निकालेंगे, इट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है बेटा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई के बराबर। ये बेटा सिंप्लीफाई हो चुकी है, इतनी बड़ी इक्वेशन थी,
इतनी बड़ी इक्वेशन थी, हमने बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई किया। एक वेव थी बेटा y1 से जो हमने रिप्रेजेंट की, दूसरी वेव थी जो y2 से रिप्रेजेंट की। इसका एम्पलीट्यूड था a1 और इसका एम्पलीट्यूड था a2। अब ये दो वेव जब आपस में इंटरफेयर हुई, जब ये दो वेव्स आपस में, वहां से जो वेव बनी, वहां से जो उसका एम्पलीट्यूड है ए, वहां से जो वेव बनी उसका एम्पलीट्यूड है कैपिटल ए है एम्पलीट्यूड। सो व्हाट इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो फाइनली बना बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो कैपिटल ए के बराबर है। ये रहा बेटा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, इसको कैसे निकालेंगे बेटा? ये जो सब्स्टिट्यूशन आपने की, इसको रखो नाम इक्वेशन नंबर, मत 1 और 2 मत रखा आपने, नहीं नहीं नहीं, चलो इसको रखो नाम 1, इसको रखो नाम 2। 1 और 2 को स्क्वायर एंड ऐड करो। सर बड़ी डेरिवेशंस है, क्या करें, मजबूर है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग, हाँ, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। देखो बेटा, a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई, a1 प्लस a2 cos ऑफ फाई, इसको हम स्क्वायर करेंगे, प्लस a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, इसको भी स्क्वायर करेंगे। राइट साइड से क्या आएगा बेटा? राइट साइड से आएगा a cos थीटा का स्क्वायर, a cos थीटा होल स्क्वायर, प्लस a साइन थीटा होल स्क्वायर। ये आएगा बेटा, ये आया। तो आपको आएगा बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। राइट साइड से आपको आएगा a स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन आएगा। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा, फिर से सर कितनी बड़ी डेरिवेशन है, ये और ये, इन दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो 1 होता है बेटा। तो क्या आएगा बेटा? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो राइट साइड से था, चलो मैं वो लिखूंगा बेटा, a स्क्वायर था, ठीक है, कैपिटल ए स्क्वायर मैंने यहां से लिखा। राइट हैंड साइड से आएगा बेटा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ब्रैकेट में इसको आएगा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई। ये जो है ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर? 1 के बराबर। सो a स्क्वायर आपको आएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई के बराबर। तो आपको a आएगा बेटा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई। ये है एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये है बेटा जो आपको फाइनली याद रखना है। इतनी स्ट्रगल के बाद आप फाइनल इक्वेशन के पास पहुंचे, आपको यही याद रखना है। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जिस तरह से वेक्टर रिजल्टेंट की फॉर्मूला है, लगभग वैसी ही फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई। वहां पे वेक्टर्स में होता है थीटा, थीटा होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यहां पे फाई है फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स। और अगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी आपको निकालनी है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी होता है बेटा प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या इंटेंसिटी होता है k इंटू ए स्क्वायर के बराबर, ठीक है। जरा फर्स्ट वेव की इंटेंसिटी I1 क्या आएगी? k इंटू A1 स्क्वायर। सेकेंड वेव की इंटेंसिटी I2 k इंटू A2 स्क्वायर। रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी k इंटू रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 3 है, इसको स्क्वायर किया जाए। अगर हम स्क्वायरिंग करेंगे आपको आएगा बेटा a स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कॉस ऑफ फाई, ठीक है। a स्क्वायर के बदले आप लिखो i डिवाइडेड बाई k, a1 के बदले i1 डिवाइडेड बाई k, a2 के बदले i2 डिवाइडेड बाई k प्लस ट्वाइस a1 के बदले रूट ऑफ i1 बाई k, a2 के बदले रूट ऑफ i2 बाई k। ये जो सब्स्टिट्यूशन मैंने की बेटा यहाँ से और यहाँ से, यही से मैंने a1 और a2 का वैल्यू निकाला और बाहर आएगा cos ऑफ फाई।
के हर जगह पे कैंसिल हो जाएगा। आई आपको आएगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस रूट ऑफ I1 I2 और बाहर आएगा cos ऑफ फाई। ये है बेटा रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला। सो वी हैव गॉट टू फॉर्मूलाज, फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, सो फाइनल कंक्लूजन आप याद क्या रखोगे बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो फाइनली ये डिराइवेशन बोर्ड एग्जाम में भी आती है बेटा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है ए है, किसके बराबर है बेटा, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ फाई, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई जरा किसके बराबर है बेटा, I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 I2 और बाहर है cos ऑफ फाई। सो दीज टू फॉर्मूलाज जो है ये हमें इतनी मुश्किलात से, इतनी मुश्किल से हमारे पास सामने आई। इन्हीं दो फॉर्मूला से हमें निकलेगी कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। चलो बेटा जरा कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए शाबाश, एम्पलीट्यूड जो होना चाहिए इट शुड बी मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी भी, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। अच्छा एम्पलीट्यूड कब मैक्सिमम होगा, जब कॉस मैक्सिमम होगा। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। सो एम्पलीट्यूड जब कॉस फाई का वैल्यू 1 होगा तब जाके इंटरफेरेंस जो होगी वो कंस्ट्रक्टिव होगी। ये है कॉस फाई। हाँ सर जरा फाई कितना होगा बेटा, पाई होगा कॉस इनवर्स ऑफ 1। अच्छा कॉस कहाँ पे 1 होता है, 0 डिग्री पे 1 होता है, 2 पाई पे 1 होता है, 4 पाई पे 1 होता है, 6 पाई, या आप बोल सकते हो इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई या 2n पाई आप बोल सकते हो। इन सारे पॉइंट्स पे कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव। सो दिस इज द फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव। अगर मैं आपको बोलूंगा बेटा व्हाट इज फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव, आप बोलोगे सर ये है फेज डिफरेंस इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। अच्छा मैं आपको बोलूंगा बेटा जरा पाथ डिफरेंस निकालो, आप बोलोगे सर वो तो हमने क्लास 11th वेव्स में देखा था। ये है रिलेशन बेटा, फेज डिफरेंस होती है 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा एक्स। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। ये क्लास 11th के वेव्स में आप देखते हो, मे बी आपको भूल गया होगा इस टाइम। सो आप क्रॉस कर सकते हो, डेल्टा एक्स से बराबर लैम्डा इंटू फाई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ऐसा भी आप याद रख सकते हो। ये है पाथ डिफरेंस। जरा पाथ डिफरेंस क्या आएगी बेटा, पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। हाँ लैम्डा बाई 2 पाई, फाई के बदले क्या लिखोगे आप, 2n पाई। क्या लिखोगे 2n पे, देखो बेटा 2 2 के साथ गया, पाई पाई के साथ गया, आपको आएगा n लैम्डा। ये है बेटा पाथ डिफरेंस। So you have got phase difference and path difference. What is phase difference for constructive, 2n pi. What is path difference for constructive, n lambda. ठीक है, उसके बाद एम्पलीट्यूड मिलेगा, उसके बाद इंटेंसिटी मिलेगी, उतना जाने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ पाथ डिफरेंस जरूरत है, क्योंकि यंगस डबल स्लिट में यही रिजल्ट हम यूज करते हैं। ये हुई कंस्ट्रक्टिव। चलो बेटा अब मुझे बोलो क्या बोलो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव के लिए एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, मिनिमम। एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी कब मिनिमम होगी, जब कॉस फाई का वैल्यू मिनिमम होगा जो कि -1 है। जरा फाई का वैल्यू क्या आएगा बेटा, कॉस इनवर्स ऑफ -1, ये होता है पाई के पास 3 पाई 5 पाई डॉट डॉट डॉट, ये इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई भी लिख सकते हो, 2n-1 टाइम्स पाई। ये रहा बेटा डिस्ट्रक्टिव। अच्छा पाथ डिफरेंस बोलो बेटा, डेल्टा एक्स लैम्डा बाई 2 पाई इंटू फाई। फाई कितना है, 2n-1 टाइम्स पाई, पाई पाई के साथ गया, 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। दिस इज पाथ डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ सर बहुत मुश्किल से समझ में आया।
कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। सो ये इंटरफेरेंस थी और टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, और हमने डिराइव की कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड कंडीशंस फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब आते हैं बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है। और एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ जो है बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में लिखा है, इस बारी डिटेल डिराइवेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, ओनली रिजल्ट आप देख सकते हो। बोर्ड एग्जाम का जो सिलेबस है उसमें लिखा है ओनली रिजल्ट नो डिराइवेशन। फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा ये क्या क्या होता है इस पे यंग्स डबल स्लिट में। देखो बेटा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां पे सोर्स है, क्या है बेटा, ये सोर्स है। हाँ सर सोर्स है, हम तो थक गए सर। चलो बेटा ये आए है, चलो बेटा ये सोर्स मैंने लिया। हाँ सर थोड़ा बहुत समझाया, थोड़ा बहुत समझाया। चलो यहां पे हम लेंगे बेटा दो सिल्ट, ये है बेटा दो सिल्ट। हाँ सर ये दो सिल्ट्स है, यहाँ पे है सिल्ट नंबर 1 S1, यहाँ पे है सिल्ट नंबर 2 S2, और ये दोनों इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सोर्स है, सोर्स से इक्विडिस्टेंट है। हाँ सर इससे क्या होगा, इससे क्या होगा बेटा, इससे ये होगा बेटा, इससे ये होगा बेटा। यहां से रे निकलेगी S1 के पास, यहां से दूसरी रे निकलेगी S2 के पास, क्योंकि मैंने अभी बोला SS1 SS2 के बराबर है, इसका मतलब है S1 एंड S2 आर इन सेम फेज, ये एक ही फेज में है, इक्विडिस्टेंट है। यहां पे इस तरह से वेव फ्रंट बनेगा, एक ही वेव फ्रंट बनेगा क्योंकि इक्विडिस्टेंट है बेटा। मैंने बोला SS1 SS2 के बराबर रखना है। और दो, चलो छोड़ो अब ये डॉटेड लाइन छोड़ो अब बेटा, S1 और S2 इन फेज में, दो सिल्ट्स के बीच में डिस्टेंस स्मॉल डी, स्मॉल डी। चलो बेटा अच्छा ठीक है बेटा, अब क्या करना है, यहां पे मैंने स्क्रीन बनाया, ये रहा बेटा स्क्रीन, ये रहा बेटा स्क्रीन, ये स्क्रीन है यहां। ये क्या है सर, ये है स्क्रीन, और स्क्रीन कितना दूर है, आई हाय, स्क्रीन है कैपिटल डी की डिस्टेंस पे, ठीक है, स्क्रीन की डिस्टेंस है कैपिटल डी। अब नजर रखो बेटा, यही इंटरफेरेंस जो है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये मुझे ऑब्टेन करना है स्क्रीन पे, बाकी कुछ नहीं। चलो बेटा देखो, S1 से रे ऑफ लाइट निकलेगी, सेंटर पे पहुंचेगी, S2 से रे निकलेगी, सेंटर के पास पहुंचेगी, सेंटर ऑफ स्क्रीन को मैं नाम रखूंगा O, ठीक है। जरा आप मुझे बोलो बेटा, जितना S1O उतना ही S2O, जितना S1O उतना ही S2O। ठीक है बेटा, आप देखो बेटा सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या होता है, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे क्या होता है, S1O जितना है उतना ही S2O है, S1O और S2O बराबर है। हाँ सर ये S1O और ये S2O ये बराबर है। सो पाथ डिफरेंस कितनी होगी, पाथ डिफरेंस तो जीरो होगी क्योंकि पाथ दोनों का बराबर है। सो हम बोल सकते हैं, मैं लिखूंगा बेटा एट सेंटर, एट सेंटर S1O S2O के बराबर। सो डेल्टा एक्स पाथ डिफरेंस किसके बराबर, जीरो के बराबर। क्या पाथ डिफरेंस जीरो, अभी तो आपने पढ़ा डेल्टा एक्स एन लैम्डा है, कंस्ट्रक्टिव के लिए एन लैम्डा में जीरो भी आएगा, वन लैम्डा भी आएगा, टू लैम्डा भी आएगा, अभी तो मैंने दिखाया। जब पाथ डिफरेंस जीरो होगा, वन लैम्डा होगा, टू लैम्डा होगा, तो कौन सी इंटरफेरेंस होगी, कंस्ट्रक्टिव। सो डेल्टा एक्स जब जीरो, इसका मतलब है सेंटर पे क्या होगी, कंस्ट्रक्टिव
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। अच्छा, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर कंस्ट्रक्टिव इंटर तो सेंटर पे क्या बन जाएगा, ब्राइट फ्रिंज। तो ये ब्राइट फ्रिंज बनेगी, कहां पे बनेगी ब्राइट फ्रिंज बेटा, सेंटर ऑफ स्क्रीन पे। कहां पे बन जाएगी, सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो सेंटर की बात खत्म। होए होए, सेंटर ऑफ स्क्रीन की बात खत्म सर। चलो बेटा, यहां पे मैंने एक और पॉइंट लिया। चलो बेटा, यहां पे मैंने एक और पॉइंट लिया, पॉइंट पी। ठीक है बेटा, पॉइंट पी लिया। हाँ सर, यहां पे हमें क्या करना है, S1 से रे ऑफ लाइट निकलेगी, पॉइंट पी के पास पहुंचेगी। S2 से रे ऑफ लाइट निकलेगी, पॉइंट पी के पास पहुंचेगी। सो पॉइंट पी के पास इस टाइम पाथ डिफरेंस जीरो नहीं है। हाँ सर, कहाँ है जीरो, ऊपर वाला पाथ तो कम है, नीचे वाला पाथ ज्यादा है। सो पाथ जो है, पाथ डिफरेंस है इस टाइम। अच्छा, पाथ डिफरेंस क्या है, एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी व्हाट इज पाथ डिफरेंस। हाँ, पाथ डिफरेंस अगर आप निकालोगे बेटा, ये पाथ डिफरेंस की पहले डिराइवेशन डिटेल में होती थी, अब नए सिलेबस में ऐसा डिटेल नहीं है। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स जो है, ये तो कंफर्म्ड है। S2P, नीचे वाली S2P, ऊपर वाली S1P, आपको आएगा S2P माइनस S1P। ठीक है, ये S2। अच्छा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आप रखो y के बराबर। ठीक है, तो जब आप ये बेटा सॉल्व करोगे, सो डेल्टा एक्स आपको आएगा स्मॉल y इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये आपको आएगा बेटा सॉल्व करके। इसका प्रूफ जो है नए सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में हम इस सेटअप का प्रूफ करते थे। ये कैसे आया, नए सिलेबस में प्रूफ नहीं है। सो वी हैव गॉट पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स किसके बराबर आया, y इंटू स्मॉल d डिवाइडेड बाई कैपिटल D। ये है बेटा पाथ डिफरेंस। चलो बेटा, अच्छा, एट पॉइंट P, पॉइंट P के पास कब होगा बेटा ब्राइट फ्रिंज। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए, ब्राइट फ्रिंज कब होगा, जब डेल्टा एक्स होगा n लैम्डा के बराबर। अभी तो मैंने दिखाया ब्राइट फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस होना चाहिए एन लैम्डा। सो आप लिख सकते हो बेटा स्मॉल y इंटू डी बाई कैपिटल डी, एन लैम्डा के बराबर। सो y आपको आएगा एन लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी। ये है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, ये है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अगर पहली ब्राइट फ्रिंज निकालनी है, एन को वैल्यू 1 डालो, आपको आएगा 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर दूसरी ब्राइट निकालनी है, 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अगर तीसरी ब्राइट निकालनी है, 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। ये है ब्राइट फ्रिंज। चलो बेटा, डार्क फ्रिंज बोलो किसके बराबर है। डार्क फ्रिंज कब निकलेगी पॉइंट P के पास, जब डेल्टा एक्स होगा 2n माइनस 1 टाइम्स लैम्डा बाई 2। ये तो डिराइवेशन मैंने अभी दिखाई कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए। अच्छा, डेल्टा एक्स कितनी निकली आपको, स्मॉल y इंटू स्मॉल d बाई कैपिटल D। ये आपको आएगी 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा बाई 2। ये डार्क फ्रिंज की कंडीशन मैंने अभी दिखाई थी आपको। सो y पोजीशन क्या आएगी, 2n माइनस 1 बाई 2 लैम्डा इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d। दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। अगर पहली डार्क निकालनी है बेटा, आपको आएगा 1 बाई 2 लैम्डा डी बाई डी। दूसरी डार्क 3 बाई 2 लैम्डा, एन का वैल्यू 2 डालो, आपको आएगा लैम्डा डी बाई स्मॉल 5 by 2 lambda d by d. So we have got position of bright fringe and we have got position of dark fringe. अब आप fringe width निकाल सकते हो, जो कि बोर्ड एग्जाम में है, बहुत इंपॉर्टेंट। fringe width, फ्रिंज विड्थ क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्रिंजेस, दो फ्रिंजेस की आपस की डिस्टेंस, उसी को तो हम फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। कोई बोलेगा सर y2 माइनस y1 ब्राइट का निकालो। चलो बेटा ब्राइट का निकालो जरा, y2 माइनस y1 ब्राइट का क्या है,
कोई बोलेगा सर नहीं y3 माइनस y2 निकालो, आंसर सेम के सेम आएगा, चाहे आप ब्राइट का निकालो या डार्क का निकालो। आप बोलोगे 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कोई बोलेगा नो सर 3 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो माइनस करके आपको आएगा लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ बीटा। चाहे ब्राइटेस्ट की दो आप दो और माइनस करो, या डार्केस्ट की दो आपस में माइनस करो, सो माइनस करके जो फ्रिंज विड्थ है वो आएगी लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। ठीक है बेटा, तो ये था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो कि कवर अप हुआ। अब आता है बेटा इसके बाद बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन कोहेरेंट सोर्सेज। मैंने आपको अभी बोला था बेटा कोहेरेंट सोर्सेज है, इंटरफेरेंस होता ही है कोहेरेंट सोर्सेज को, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज को इंटरफेरेंस नहीं होता है। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, होय होय, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कौन से सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं बेटा? ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी। दो सोर्स से लाइट निकली, लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम है, वेव लेंथ सेम है और है सेम फेज और कांस्टेंट फेज। चलो ये सर ये पॉइंट बात समझाइए। चलो बेटा यहां मैं समझाऊंगा। ये सोर्स से लाइट निकली, इस सोर्स से लाइट निकली, इन दो सोर्सेस के बीच में या तो फेज डिफरेंस सीधे जीरो है, फेज डिफरेंस है ही नहीं, दोनों एक ही फेज में है, और या जितने भी पॉइंट्स इनके हैं, इनके जितने भी पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस अगर है उनका एक ही वैल्यू है, लेट अस से π/3। सो ये फेज डिफरेंस, आप इसका कोई पॉइंट ले लो, इसका कोई पॉइंट ले लो, आपने पॉइंट्स के बीच में फेज डिफरेंस निकाला, जो भी 1 और 3, 1 और 5, 1 और 7, फेज डिफरेंस कांस्टेंट आ रहा है। कितना कांस्टेंट आ रहा है? π/3। तो इन दो सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेज। वही है, वही है, क्या है? वेवलेंथ एंड आर इन सेम फेज। अगर दोनों एक ही फेज में है, फेज डिफरेंस जीरो, और दे हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। अब अगर फेज डिफरेंस है भी, वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट, उन्हीं दो सोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज फॉर्म सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न। जो इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म हुआ वो सिर्फ और सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज बनाता है। व्हेन सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स ऑकर्स, जब दो वेव्स आपस में सुपर इंपोज हुए, वहां से इंटरफेरेंस बना। इंटरफेरेंस पैटर्न किसने बनाया? कोहेरेंट। अब आप बोलोगे सर घर में जो, अब समझ आया, घर में अगर हम एक बल्ब ऑन करेंगे, दूसरा बल्ब ऑन करेंगे, वो क्यों नहीं इंटरफेरेंस पैटर्न बनाते? क्योंकि वो कोहेरेंट है ही नहीं। लिखा है टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर नेवर कोहेरेंट। एक सोर्स और दूसरा सोर्स जो कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज हो, ये कभी कोहेरेंट सोर्सेज नहीं होते हैं, ये नॉन कोहेरेंट सोर्सेज है। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा ये जो दो सोर्सेज है S1 और S2, ये एक ही सोर्स पे डिपेंड करते हैं। ये इंडिपेंडेंट नहीं, ये डिपेंडेंट सोर्स है, इसीलिए इन्होंने इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया। सो इंटरफेरेंस पैटर्न इज नॉट फॉर्म्ड बाय नॉन कोहेरेंट सोर्सेज, दे आर फॉर्म्ड बाय कोहेरेंट सोर्सेज। इतना क्लियर हुआ बेटा। और डिफ्रैक्शन है बेटा, पहले पुराने सिलेबस में डिफ्रैक्शन पूरे डिटेल में होता था, यहाँ पे बेसिक डेफिनेशन है डिफ्रैक्शन की। तो क्या होता है बेटा, आप देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक सिल्ट एक लिया। क्या लिया बेटा? सिल्ट एक लिया, ठीक है। ये सिल्ट का साइज बड़ा है, ये सिल्ट का साइज लेट से सेंटीमीटर्स में है या मीटर्स में है, बड़ा सिल्ट है। हाँ, ये सिल्ट जो है, इसका साइज जो है, इट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट से तो बड़ा है। तो यहां से लाइट वेव फ्रंट्स आए, लाइट आई इस तरह से, लाइट आई, लाइट के पैरेलल बीम ऑफ लाइट आई। चलो यहां से इस तरह से वेव फ्रंट्स आएंगे, वेव फ्रंट्स आएंगे। जब वेव फ्रंट्स इसमें से बेटा पास हुए, जब वेव फ्रंट्स इसमें से पास हुए, चलो पहले ये ब्लिंक हो रहा है, और ये कितना ब्लिंक हो जाएगा? होए, चलो बेटा, जब वेव फ्रंट्स इसमें से पास हुए, इस तरह से पास हुए वेव फ्रंट्स, हाँ सर वेव फ्रंट्स पास हुए, तो लाइट निकलेगी और यहां पे जो है इतना पार्ट इल्यूमिनेट होगा। लाइट सिल्ट के थ्रू पास निकली, इल्यूमिनेट हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं। अब मैंने दूसरे केस में ये जो सिल्ट लिया, नैरो सिल्ट है, नैरो सिल्ट है, बहुत ही छोटा सिल्ट है।
इसमें से जब वेव फ्रंट्स निकलेंगे, वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आए तो ये डिफ्रैक्ट हो जाते हैं बेटा, ये डिफ्रैक्ट होते हैं। लाइट जो है वो हमें लगती है कि वो बेंड हो गई है और वो उस रीजन में एंटर हुई है जिस रीजन में शैडो बनना चाहिए था, जिस रीजन में शैडो बनना चाहिए था उसी रीजन में लाइट एंटर हुई। इसका मतलब है लाइट जो है इस कॉर्नर पे बेंड हुई है। हाँ, तो लाइट बेंड होती है, लेकिन कब? जब ये उन चीजों को स्ट्राइक करती है जिनका साइज बहुत ही स्मॉल है कंपैरेबल टू वेव लेंथ ऑफ लाइट। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम क्या है? डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के पास लाइट बेंड हो गई है, एंड स्प्रेड आउट एंड इल्यूमिनेट्स एरियाज, उन एरियाज को ये इल्यूमिनेट करती है वेयर शैडो इज एक्सपेक्टेड, जिस रीजन में शैडो एक्सपेक्टेड है उस रीजन में लाइट एंटर करती है। इसी फिना, लेकिन कब? जब साइज ऑफ सिल्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट उन ऑब्जेक्टों को स्ट्राइक करेगी जिनका साइज बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, तो उस प्रोसेस में लाइट बेंड होती है, इसी बेंडिंग ऑफ लाइट का नाम डिफ्रैक्शन है। ठीक है, तो डिफ्रैक्शन की बेसिक डेफिनेशन ही है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट जो है बेटा पहले आता था, नए सिलेबस के हिसाब से ओनली ये बहुत कम है, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रल फ्रिंज जो कि नहीं आता है कभी क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन जो है बेटा डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो वेव ऑप्टिक्स है बेटा ये कवर अप हो गया। ठीक है, ये कवर अप हुआ, तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।